हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अनु बंशीवाल और आज के ऑनलाइन लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अर्लियर लेक्चर में भी हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस और इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस किस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। इससे अर्लियर हमने ऑक्सिलरी मेथड पढ़ा है, होमोजीनियस मेथड पढ़ा है, इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा है और इस सीरीज़ का ये क्लास टॉपिक है जनरल मेथड, जिससे हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जनरल मेथड के अंदर हम करते क्या हैं, बाय टेकिंग वन वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, यानी कि हमें क्या करना है, एक चर को अचर लेकर हमें क्या करना है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब एक चर को अचर लेकर, यानी कि एक वेरिएबल को, वन वेरिएबल को हम कांस्टेंट कंसिडर करके किस तरीके से टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है ये हमारी क्या है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू 0, जहाँ पर पी क्यू आर जो है वो एक्स वाई जेड के क्या हैं, फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले जनरल मेथड में हम क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट वेरिएबल जेड को कांस्टेंट लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने अप्रोप्रिएट वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, बिकॉज अप्रोप्रिएट वेरिएबल से हमारा मतलब है कि ऐसा वेरिएबल हमें कांस्टेंट कंसिडर करना है जिसको कांस्टेंट कंसिडर करने के बाद में जो बची हुई इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमारे पास में क्या हो, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, या जो बची हुई इक्वेशन है उसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब हमें ऐसे वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है जिसको कांस्टेंट मानने पर हमें ये बेनिफिट हो कि बची हुई जो इक्वेशन हमारे पास में है वो क्या है, हमारे पास इंटीग्रेबल होनी चाहिए। एग्जांपल्स के अंदर हम इसका मतलब समझेंगे। तो यहाँ पर मान लिया कि z को हमने क्या ले लिया है, कांस्टेंट ले लिया है। अगर हम z बराबर c लेते हैं तो dz बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर dz बराबर 0 जो हमारे पास आया है उसको हम क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, और जैसे ही हम dz बराबर 0 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन 1 है वो रिड्यूस हो जाएगी सिंपल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू 0 के अंदर, क्योंकि dz इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। अब p और q चूँकि एक्स वाई जेड के फलन है, तो यहाँ हमने इक्वेशन 2 के अंदर ओपनली लिखा है कि p एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई जेड डी वाई इक्वल्स टू 0। अब जो इक्वेशन सेकंड है हमारे पास में, इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास में क्या होगा, हमें p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू 0 जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करने पर हमारे पास में एक्स वाई का कोई फंक्शन आएगा आंसर के अंदर, और इंटीग्रेट करने पर हमारे पास में कोई कांस्टेंट आता है। तो वो जो कांस्टेंट हमारे पास में है उसे हम क्या मानेंगे, कोई फंक्शन ऑफ z मानेंगे, बिकॉज z को हमने क्या कंसिडर किया है, एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया है। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन के बाद में कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास में क्या होगा, हम उसे कोई z का फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ हमने जो ये z को कांस्टेंट माना है उसी कांस्टेंट का हम यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ करेंगे कि z बराबर c हमारा कांस्टेंट था कोई, और यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद में जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, फाई z मान लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, z को कांस्टेंट मानकर हम अगेन इक्वेशन थर्ड जो है हमारी उसका क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में ऑब्वियसली हमारा जो अवकलन करने पर कोई डी एक्स डी वाई इस टाइप की हमारे पास में टर्म आएगी, और वो इक्वेशन जो मिलेगी हमें डिफरेंशिएशन के बाद में उसके अंदर हमारे पास में डी फाई जेड टाइप की भी एक टर्म बनेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और यहाँ पर जेड हमारे पास में क्या है, फाई जेड एक फंक्शन है जिसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी फाई जेड टाइप की कोई टर्म मिलेगी। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड के डिफरेंशिएशन से प्राप्त इक्वेशन और इक्वेशन जो फर्स्ट है इसका क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद में हम क्या करेंगे, फाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर थ्योरी में हमें इतना समझ में नहीं आ रहा तो हम एक एग्जांपल लेकर इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि
जनरल मेथड के अंदर हमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट कंसिडर करना है। वो वेरिएबल x होगा, y होगा, z होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हम x की टर्म पूरी इक्वेशन में से हटा दें तो जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ईजिली इंटीग्रेबल होनी चाहिए। अगर उस टर्म को ज़ीरो करने के बाद भी इक्वेशन जो है उसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ईजिली, दैट मीन्स वो वेरिएबल जिसको हमने कॉन्स्टेंट माना है वो गलत है। हमें दूसरा वेरिएबल जो है उसे कांस्टेंट मानना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल लिया है हमने, x dy माइनस वाई डी एक्स माइनस 2x² z dz इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो p इक्वल्स टू x है, q इक्वल्स टू माइनस वाई है और r इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, माइनस 2x² z है। अभी यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन से वेरिएबल को कांस्टेंट मानने पर, उसकी टर्म को ज़ीरो करने पर हमारी रिमेनिंग इक्वेशन जो है वो हमें इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कंसिडर किया है, क्योंकि अगर मैं dz इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ इक्वेशन फर्स्ट के अंदर तो मेरे पास में क्या होगी, जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 होगी। और ये जो इक्वेशन थर्ड है ये ऐसी इक्वेशन है जिसे हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजीली इसका समाकलन करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन जो थर्ड है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x का वेरिएबल x के साथ में और y का वेरिएबल y के साथ में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर x का वेरिएबल x के साथ में पुट करने पर हमारे पास में टर्म आ जाएगी dx/x और dy/y। और इसका अगर हम समाकलन करें तो हमें प्राप्त होगा log x इक्वल्स टू log y। और चूंकि हमने z वेरिएबल को कांस्टेंट माना है तो जो इंटीग्रेशन के बाद में हमारा कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फाई z हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो हमें प्राप्त हुआ log x इक्वल्स टू log y प्लस फाई z। और फाई z यहाँ पर क्या है, एज अ कांस्टेंट हमारे पास में काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास में इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। और ये इक्वेशन जो है इसका हमें, अगर हम जनरल मेथड में देखें तो हमें क्या करना है, अगेन इस इक्वेशन का जो हमें प्राप्त इक्वेशन है इसका एक्स वाई जेड के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, log x इक्वल्स टू log y प्लस फाई जेड जो इक्वेशन है इसका हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करना है अगेन। तो log x इक्वल्स टू log y प्लस फाई जेड इक्वेशन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में 1/x होता है और x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस तरीके से log y का जो डिफ्रेंशिएशन है हमारे पास में 1/y और y का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में dy हो जाएगा। और सिमिलरली फाई z का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, d फाई z। इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/x 1/y प्लस फाई डैश जेड डी जेड, यानी कि फाई जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा फाई डैश जेड और जो जेड वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में एक इक्वेशन अगेन हमें डी एक्स डी वाई और डी जेड में प्राप्त हो चुकी है। और हमारी जो पहले वाली इक्वेशन थी, जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए दी हुई है, उसके अंदर भी हमारे पास में क्या है, डी वाई डी एक्स और डी जेड की टर्म है, जैसा कि हम इक्वेशन 1 में देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 का हमें कंपैरिजन करना है। x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन, y के कोफिशिएंट का कंपैरिजन और z के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर dx और dy के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करने पर हमें सिमिलर टर्म प्राप्त हो रही है, जबकि dz के वेरिएबल का कंपैरिजन करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2x² z बराबर है हमारे पास में x y फाई डैश जेड के। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इक्वेशन 5 के अंदर तो यहाँ एक्स वाई को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स प्लस बराबर एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई फाई डैश जेड डी जेड, ये हमारे पास में टर्म बनेगी। और अगर हम दोनों टर्म्स का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 का कंपैरिजन करें तो डी जेड की जो कोफिशिएंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2x² z इक्वल्स टू एक्स वाई फाई डैश जेड, ये हमारे पास में कंपैरिजन करने पर टर्म प्राप्त हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, इस टर्म के अंदर
कोशिश हमें ये करनी है कि ये जो पूरी टर्म कंपैरिजन के बाद हमें प्राप्त हुई है उसमें सिर्फ z की टर्म ही बचे, क्योंकि हमें z बराबर कांस्टेंट हमने माना है तो हमें z को ही सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए रिमेनिंग जो टर्म बचेंगी एक्स वाई के अंदर, इस एक्स वाई की टर्म को यहाँ से हटाने की हम कोशिश करेंगे। और ये टर्म किस तरीके से हम हटाएंगे, तो यहाँ एक सॉल्यूशन हमने प्राप्त किया था log x बराबर log y प्लस 5z। इस इक्वेशन 4 का यूज़ करके हम यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालेंगे और x अपॉन वाई इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा e⁻⁴z, यानी कि एक्स वाई को इन टर्म ऑफ हम z जो है वो क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन के अंदर हमें एक्स वाई की वैल्यू दिखाई दे रही है उसकी जगह हम सिंपली क्या पुट कर देंगे e⁻⁴z। e⁻⁴z पुट करने के बाद में ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी टू e⁻⁴z डॉट z इक्वल्स टू 5-z। ये हमारे पास में देखा जाए तो पूरी इक्वेशन किसके अंदर आ गई है, z के अंदर आ चुकी है। और यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, z वेरिएबल का ये जो हमने कांस्टेंट माना था 5z वेरिएबल फंक्शन उसका हम यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2z dz इक्वल्स टू d5 डॉट e⁻⁻5z। यहाँ इस टर्म में हमने किया क्या है कि फाई फंक्शन वाली टर्म को एक तरफ किया है और z वाली टर्म्स को एक तरफ किया है। तो ये जो अपॉन का dz था इसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2z dz हो जाएगा और इधर की तरफ जो d5z है उसके साइड हम लेके जाएंगे e⁻⁵z। इस तरीके से अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर 2z dz को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर, यानी कि अगर हम z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो 2z dz हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड साइड वाली टर्म को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ -e⁻⁻5z। और अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की टर्म प्राप्त होगी z स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर इक्वल्स टू -e⁻⁻5z प्लस सम कांस्टेंट c। और हमें वैल्यू निकालनी है सिर्फ 5z की, क्योंकि 5z जो है वो हमें यहाँ पर इक्वेशन 4 के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन 4 के अंदर 5z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 के अंदर हमारी इक्वेशन आई है इसमें 5 की टर्म को अलग सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो e की पावर में जो 5 है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ ऑफ साइड लॉग ले लेंगे और लॉग लेने के बाद में हमारे पास में सिंपल 5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। एक्चुअल में ये 5 जो है वो 5z है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 5z की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई माइनस लॉग c माइनस z स्क्वायर। और यही 5 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4 के अंदर, इक्वेशन 4 के अंदर। हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पूरी इक्वेशन है वो x y और z के अंदर हमें प्राप्त हो चुकी है और यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। बोथ ऑफ साइड से हम क्या करेंगे, लॉग को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर लॉग को हटाने के बाद में जो सिंपल आंसर है हमारा वो y, x और z की फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को हमें कांस्टेंट कंसिडर करना है और कांस्टेंट कंसिडर करने के बाद में उसको हम जब सॉल्व करेंगे उस कांस्टेंट वाले पार्ट को ज़ीरो पुट करके, तो जो कांस्टेंट हमने इंटीग्रेशन में कंसिडर किया है ये वही फंक्शन होगा जिसे हमने कांस्टेंट कंसिडर किया है। और इस वाले प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, इस 5z जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू निकालेंगे और यही वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट करके हमारा आंसर जो है वो हमें x y z के अंदर क्या करना है, प्राप्त करना है। तो जनरल मैथड के अंदर हमने ये देखा कि एक वेरिएबल को कॉन्स्टेंट मान के हमें उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1dx प्लस dy प्लस 2z dz इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें देखना है कि कौन से वेरिएबल को कांस्टेंट मानने पर हमें जो रिमेनिंग टर्म है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। अगर हम यहाँ z को कांस्टेंट करके dz अगर ज़ीरो करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि dx के पास जो कोफिशिएंट है वो एक बहुत ही बड़ी टर्म है और इसको सॉल्व करना जो है
वो हमारे लिए इजी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, z को कांस्टेंट ना मानकर x को कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है, dx का जो कोफिशिएंट है, वो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास में कन्वीनियंट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x वेरिएबल को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, और जैसे ही हम x को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे तो dx बराबर 0 हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। और dx बराबर 0 को जैसे ही हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो बचेगी dy प्लस 2z dz इक्वल्स टू 0। dy प्लस 2z dz इक्वल्स टू 0 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास में क्या मिला, इंटीग्रेशन y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमें याद रखना है, क्या मानना है, जो वेरिएबल हमने कांस्टेंट लिया है उसी फॉर्म का हमें यहाँ पर कांस्टेंट कंसिडर करना है। तो हमारा कांस्टेंट जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, सम फंक्शन ऑफ x जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब जो इक्वेशन थर्ड है उसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो यहाँ पर y का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy हो जाएगा, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2z dz हो जाएगा। और फाई x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि फाई x के अंदर x का ये फंक्शन है और हम जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए इस फाई एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फाई डैश, और एक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 4 हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 का कंपैरिजन करना है। इक्वेशन 4 और 1 का कंपैरिजन करने के बाद में हमें इजीली देख सकते हैं कि फाई डैश इक्वल्स टू हमारे पास में ये टर्म आ रही है कंपैरिजन करने पर 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1। अब हमें करना क्या है कि इस फाइव एक्स की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम इस फाइव एक्स की वैल्यू यहाँ इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट कर सकें। तो फाइव एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, उसके लिए जो इक्वेशन हमें कंपेयरिंग करने पर प्राप्त हुई है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ा सा टर्म्स को शफल करें तो हम यहाँ देखेंगे कि जो इक्वेशंस है उसके अंदर हमारे पास में y और z स्क्वायर की टर्म भी आ रही है। और लास्ट एग्जांपल में हमने कहा कि जिस टर्म को हम कांस्टेंट मानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो उसी टर्म में बने, यानी कि x की टर्म में ही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ y प्लस जेड स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, फाई एक्स से, क्योंकि y प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास में इसकी वैल्यू जो है मान सकते हैं कि ये क्या है, फाइव एक्स है। तो जहाँ जहाँ हमें वाई प्लस जेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, फाइव एक्स पुट कर देंगे। तो अब जो हमारी टोटल इक्वेशन है वो सिंपल एक्स के वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा है आईएफ मेथड से। तो आईएफ मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में हमें क्या करना है, फाइव इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, जैसा कि हम एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ हमारे पास में इस तरीके की टर्म प्राप्त हो रही है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है हमें इस इंटीग्रेशन का निकालते वक्त थोड़ा सा अवेयर रहना है, बिकॉज अगर हम इसको चाहें तो ये इंटीग्रेशन हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हम इस इंटीग्रेशन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है 2x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इंटू 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। और अगर हम साइड बाय साइड देखें इसे, तो अगर एक्स स्क्वायर को हम टी मान लें तो 2x dx इक्वल्स टू हमारे पास में dt हो जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx देखा जाए तो सिंपल वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर मेरे पास में यहाँ टर्म होती 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर तो उसका सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमारे पास में e की पावर एक्स स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक x जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पर खंडशः समाकलन लगाने के लिए हम क्या करेंगे,
ये जो x एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम क्या कर लेंगे, हमारा फर्स्ट वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे, और 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को हमारा सेकेंड वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे। x को हम इसको खंडशः समाकलन से सॉल्व करेंगे, x बाहर रहेगा और 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमने खंडशः समाकलन का यहाँ पर प्रयोग किया है, और इजीली हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये सिंपली क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर होता है। तो सीधा यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करने के बाद में इस इंटीग्रेशन की हमारे पास इक्वेशन मिलेगी हमें, माइनस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये दोनों टर्म जो है हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है वो सेम है अपोजिट साइंस के साथ, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और सिंपल हमारे पास में टर्म बचेगी ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और साथ में सम कांस्टेंट जो हमारे पास में चल रहा है, और इक्वल टू में हमें याद रखना है कि क्या चल रहा है, 5 डॉट ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अब ई टू दी पावर जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है उससे इधर भाग दे देंगे पूरी इक्वेशन में, तो हमें जो इक्वेशन है वो मिलेगी 5 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी डॉट ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि 5 की वैल्यू हमारे पास में प्राप्त हो रही है हमें 5x इक्वल्स टू सी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये 5 की वैल्यू जो है वो हमें उठाकर कहाँ पर पुट करनी है, तो 5x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है इक्वेशन थर्ड के अंदर, और इक्वेशन थर्ड के अंदर जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारा एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जनरल मेथड है क्या उससे हम हर तरीके की टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है इस मेथड को अप्लाई करने से पहले कि हमें ऐसे वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है जिसे पुट करने के बाद में जो बची हुई इक्वेशन है वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेबल होनी चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट मानकर और उसके डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करने के बाद में अगर इक्वेशन इंटीग्रेबल नहीं बच रही है, दैट मीन्स हमें वहाँ पर जनरल मेथड अप्लाई नहीं करना है। तो जनरल मेथड अप्लाई करने से पहले आपको ये अश्योर करना पड़ेगा कि जिस भी वेरिएबल को आप कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर ज़ीरो पुट करने पर क्या वो इक्वेशन का रिमेनिंग पार्ट आपके पास में इंटीग्रेबल है या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर नोट हमारे पास में क्या है कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस जेड आर इक्वल्स टू सी, ये हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा किसी भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट और होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ द डिग्री n इक्वल्स टू -1। यानी कि अगर आपके पास में कोई ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी जो पावर है थ्रू आउट इक्वेशन के अंदर -1 बनी हुई है और साथ में वो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट भी है, तो उस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिंपल पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस जेड आर इक्वल्स टू सी। अब अगर आपको इस चीज़ का प्रूफ देखना है तो उसका प्रूफ जो है वो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। साथ ही पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू जीरो जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक जो है वो आपको सेल्फ स्टडी करना है। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो यूट्यूब पर इस कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।